नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आप देख रहे हैं डीडी रिएक्ट। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हारिस सुल्तान भाई का, और इसका टाइटल है ट्रंप ने पैलेस्टाइन तोड़ दिया। ट्रंप ने तो बोला भाई कि हम कब्जा करेंगे, अमेरिका कब्जा करेगा गाजा पट्टी पर, होटल बनाएंगे वहां पर। चले देखते हैं हारिस भाई क्या कह रहे हैं इस पर। और एक बहुत ही बड़ी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जैसा कि पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। पहला हेड ऑफ स्टेट बेंजामिन नेतन्याहू जो ट्रंप से मिलने गया, ये वो पहला हेड ऑफ स्टेट है। यानी इतनी इंपॉर्टेंस बेंजामिन नेतन्याहू को दी जा रही है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ट्रंप जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहा था तो उसने बड़े प्रो इसराइल स्टेटमेंट्स दिए थे। और उनमें से एक तो तकरीबन साल पहले एक अफवाह उड़नी शुरू हो गई थी जिसमें जेरेड कुशनर ये कह रहा था कि गजा की पट्टी जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह पे है, मौसम भी बड़ा अच्छा है और बीच वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी भी है, वहां पे होटल्स भी बन सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उस वक्त लोगों ने इसके पे इतनी टेंशन पे नहीं की थी क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप का नामो निशान भी नहीं था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो था लेकिन प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं था पता। तो वहां के जो मुसलमान है वो बाइडन से इतना तंग आए हुए थे क्योंकि उनको बाइडन पे गुस्सा ये था कि बाइडन ने इसराइल से जंग बंदी क्यों नहीं करवाई। और बाइडन चूंकि एक एनालिटिकल और ये जो करियर पॉलिटिशियन होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर पाथवे डिपेंडेंसी होती है। पाथवे डिपेंडेंसी उसको कहते हैं कि आपकी जो पूरी टीम होती है, जो पूरा सिस्टम होता है, जिस तरह वो चलता चला आ रहा है, उसका जो रास्ता जो होता है वो मुतय्यन होता है, उससे आप हट नहीं सकते। यानी फर्ज करें अगर एक स्टेट ने फैसला कर लिया है कि रेसिज्म बुरी चीज है, तो आपको बड़ी को रेडिकल किस्म का बंदा लाना पड़ेगा जो कहेगा नहीं, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, प्रेस द रीसेट बटन, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जो कैरियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो मशीर होते हैं वो बड़े एनालिटिकल होते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, लीगल लॉ को फॉलो करते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसको फॉलो करते हैं। तो इसको कहते हैं पाथवे डिपेंडेंसी। अब जो ट्रंप है या अगर फर्ज करें कोई इमरान खान था, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं उनको पाथवे डिपेंडेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी ऐसा काम कर देते हैं जो बड़ा रेडिकल होता है, जो आउटसाइड द बॉक्स होता है। तो बहरहाल मुसलमानों को इस चीज की समझ नहीं आती। ये कहते हैं या तो हमारी सुनो या फिर भाड़ में जाओ। तो मुसलमानों ने क्या किया, बहुत सारी भारी तादाद में अमेरिका में इस दफा लोगों ने ट्रंप को वोट दिया, जबकि वो ये कह रहा था कि मैंने आके बखिए उधेड़ देने हैं। उसने ये कहा था कि जो ये यूनिवर्सिटियों में जो मुसलमान बच्चे और जो नीले बालों वाले वोकिस्तानीज हैं, ये जो प्रोटेस्ट हरकत करते रहते हैं, मैंने इनकी भी छुट्टी करा देनी है। तो पिछले हफ्ते से उनको भी ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू कर दिया। जो वीजे पे आए हुए थे, स्टूडेंट वीजे पे, उनकी भी जिंदगियां बर्बाद, बड़े हीरो बन रहे थे। अब इतना माँ बाप का पैसा भी जाया करवाया यूनिवर्सिटी की फीसों में और डिपोर्ट भी होना शुरू हो गया। तो बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू आया अमेरिका में और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वो बड़ा एक अजीब सा फैसला ट्रंप ने सुनाया। पहले मैं आपको सुना देता हूं कि उसने कहा क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। ये कभी भी नहीं हुआ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। हमेशा से जो अमेरिकन पॉलिसी थी वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ होती थी, यानी वो बीच बचाव का होता था। लेकिन मुसलमानों को वो कबूल नहीं था क्योंकि इनको तो चाहिए पूरा फलस्तीन फ्री, यहूदी रहेंगे हमारी टांग के नीचे, जो उनका हमेशा से शौक है। हर जगह पे जाओ, कब्जा करो, और जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने नीचे लाओ, जिजिया दो उनसे। ये है इसका मतलब कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। कि या तो यहूदी निकाल दिए जाए, 80 लाख यहूदी जो उधर रहते हैं, या फिर उनको हमारे निजाम के नीचे ले आओ। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो इनके निजाम के नीचे जाएगा। पाकिस्तान में देख लो हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, बल्कि अपने शियों का इनका क्या हाल है, अहमदियों का क्या हाल है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो इनके अंडर अहमदियों से याद आया, हारिस भाई ने याद दिला दिया। अभी पाकिस्तान से ये खबर आई और मतलब बड़ी दिल को दहलाने वाली खबर है। मतलब किसी की जान नहीं गई इसमें, लेकिन 3 या 4 बच्चों को वो क्लास 3 से लेके शायद क्लास 12 तक पढ़ने वाले थे। कोई क्लास 3 का था, कोई 5 और 6 का था, कोई ऐसा था, एक क्लास 10-12 का भी था, ऐसा कुछ था। उन 4 बच्चों को एक स्कूल से निकाल दिया गया पाकिस्तान में। ये सारे अहमदिया पाकिस्तानी, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हुए, उनके दादा परदादा सब वहीं के रहने वाले, और अपने ही देश के एक स्कूल ने उन्हें इस बात पर निकाल दिया कि तुम अहमदिया हो, अहमदी मुसलमान हो। मुसलमान तो मानते ही नहीं, वो कहते हैं अहमदिया है। यार उन बच्चों का क्या दोष है? क्या उन बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ने का हक नहीं है? उसके बाद आप कहते हो कि इस्लाम सबको बराबरी का हक देता है। आप कहते हो कि इस्लाम, जी हमारे यहाँ इस्लाम है, हम तो सबको वो करते हैं, ये करते हैं। क्या कर रहे हो आप? अहमदियों को, आपने बच्चों को, बेचारों को स्कूल से निकाल दिया इस बेस पर कि वो किसी और चीज को मानते हैं। कुरान को वो भी मानते हैं,
बस वो पैगंबर में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई, अहमदियों के हिसाब से उनका सही है, आपके हिसाब से आपका सही है, और उनको आपने स्कूल से निकाल दिया। इसको भेदभाव नहीं कहते, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते हैं, तो और क्या कहते हैं? कल को आप कहेंगे कि अहमदियों को जीने का हक नहीं है, हम उन्हें जीने नहीं देंगे। आप कर ही रहे हो। अभी हाल ही में अहमदियों की कोई बहुत बड़ी मस्जिद आपने तोड़ दी, जो किसी पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी बनवाई थी वो मस्जिद। तो आप दूसरे की इबादत गाहों को तोड़ दो, दूसरों की बात आपसे बर्दाश्त ना हो कि नहीं हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तो भाई उसको छोड़ दो ना, लेकिन उसका हक तो मत मारो। उसकी इबादत गाह तोड़ दो, उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दो, उनको नौकरियां मत दो। जेनोसाइड इसी को तो कहते हैं। और फिर इनको चिंता लगी रहती है कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो अपने यहां? के अंडर जाना तो खुदकुशी है। तो बहरहाल इसराइल तो ये कभी भी नहीं मानेगा, और उन्होंने मानना भी नहीं था। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, को कहते हैं डिसएंगेजमेंट। 2005 तक गजा में भी यहूदी रहते थे। वेस्ट बैंक में तो है ही वो नौबादियाती जो सिलसिले हैं, मेरी नजर में वो भी गलत है, वो जो सेटलमेंट्स करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कहने कूने से। अगले 4 साल एक्सट्रीमली प्रो इसराइल यूएस प्रेसिडेंट आ गया, और ये लोग जो खुशियां मना रहे थे 7 अक्टूबर को, और अभी जो सीज फायर उस पर भी उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा हम जीत गए। इसराइल का मकसद था कि हमें खत्म कर दे, नहीं खत्म कर सके, हम जीत गए, हम जीत गए। जेब में है नहीं कुछ इनके, बस बढ़ के इनसे मरवा लो, क्योंकि क्या किया जा सकता है। सिवियरली डिलूडेड लोग हैं ये समझते हैं ऊपर से मदद आएगी, ऊपर से इनको अंगूठा ठेंगा ही मिलता है, ऊपर से इनको कुछ नहीं मिलता। तो अब ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए जरा, बहुत बड़ा ऐलान है, मैं फिर बता दूं, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। सुनिए जरा। A beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip. अमेरिका गजा को अपने कब्जे में ले लेगा, और ये बड़ी शातराना चाल है। क्यों? क्योंकि ये बड़े अरसे से कह रहे थे कि सऊदी अरब या यूएई ले ले इसको अपने कंट्रोल में। ये नहीं मान रहे थे, बाइडेन के जमाने में ये कह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। वो कहते हमने नहीं आना बीच में। इंडोनेशिया ने कहा कि हम अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस रख सकते हैं, लेकिन हमास को हम क्या करें, हम हमास को नहीं हटा सकते। इसराइल की शर्त थी हमास को हटाओ। हमास बेशर्म, वो कहते हैं हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। तो हमास पीछे नहीं हट रही थी। अब कैसे इसराइल उनके कब्जे में छोड़ दे, जिन्होंने उनके 1100 शहरी मारे, बीच में कुछ सोल्जर्स भी होंगे, 1200 बल्कि, वो मारे इन्होंने। कैसे छोड़ दे उनको? नहीं छोड़ा जा सकता। और ऐसे मौके पे क्यों छोड़ा जाए जब प्रेसिडेंट आपकी फेवर में है? तो अब ऐलान किया है ट्रंप ने कि वो गजा को अपने कब्जे में ले लेगा, ना इसराइल के पास ना हमारे पास, लेकिन डिफेक्टो इसराइल के पास ही जाना ऑब्वियसली। तो उसकी बातें बेंजामिन नेतन्याहू की खिलखिला रही हैं, और क्यों ना खिलखिलाएं। ये लोग कहते थे हम जीत गए, और इसको कहते हैं जीतना। And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the. मेरे को वहां से और ऊपर से ड्रामा देखो, वो ये कह रहा है कि हम मदद करेंगे, उसको साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं, फटते नहीं है। हम सारे एरिया को क्लियर करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, उसको बड़ा खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन गजा के लोगों के लिए नहीं। गजा के लोगों को किधर जाना है? या तो उर्दन, जॉर्डन में, या फिर इजिप्ट में, जिन्होंने अभी फिलहाल दोनों ने कहा हमने नहीं लेना इनको, हमने नहीं लेना, ये शरारतें करते हैं। आपको पता है उर्दन की 60% जो पॉपुलेशन है वो फलस्तीनी है, और उनका एक बादशाह फलस्तीनी मार भी चुके हैं, तो इसलिए वो सारे डरते हैं इनसे। Site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. People of the area, not people of Gaza, क्योंकि गजा के लोग वहां पे नहीं रहेंगे। Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire. तो वो ये कह रहा है कि लेकिन जो पहले का जो स्टेटस को था, यानी दोबारा से गजा के लोग वहां पे आ जाए, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर ये होगा तो फिर से वही होगा जो 7 अक्टूबर का हुआ। क्योंकि मुसलमानों की रेपुटेशन है, और ये इतने उल्लू के पट्टे हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम 7 अक्टूबर फिर से करेंगे, फिर से कर लो हूं। अब जरा इस पे एक जरा क्रिटिकल पॉइंट है कि जो यूएन की डेफिनेशन है एथनिक क्लेंजिंग की, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मार दिया जाए जान से। उसके अंदर एक शिक ये भी है कि आप उनको किसी एरिया से लोगों को रिमूव करते हैं। जैसा कि एथनिक क्लेंजिंग हुई कश्मीर में, कश्मीरी पंडित्स की, उनको निकाल दिया। सारों को मारा नहीं, सारों को वहां से, बहुत बाकी थे उनको वहां से निकाल दिया। तो किसी भी एरिया नहीं मारा भी, वहां पर तो जेनोसाइड हुआ ना कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, वहां पर मारा गया। हजारों लाखों कश्मीरी पंडित उससे प्रभावित हुए।
एरिया को किसी एथनिसिटी से साफ कर देना, उसको एथनिक क्लेंजिंग करते हैं, और वो जरूरी नहीं मारा जाए। अब आई थिंक जो यूएन की करंट डेफिनेशन है उसके, या जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो वाकई ये एथनिक क्लेंजिंग है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये पाथवे डिपेंडेंसी ट्रंप के ऊपर नहीं फिट आती, क्योंकि ट्रंप है आउटसाइड द बॉक्स रेडिकल सॉल्यूशंस लाने वाला। और मेरा ख्याल से शायद ये डेफिनेशन को भी अब ये चेंज कर दें, बिकॉज स्पोर्ट्स जैसे एक वर्ड है, चेस को भी स्पोर्ट्स कहते हैं और एमएमए को भी स्पोर्ट्स कहते हैं, यानी एक में बंदा मर सकता है, दूसरे में आप सिर्फ एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। तो बड़ी वाइड रेंजिंग डेफिनेशन है। उसी तरह एथनिक क्लेंजिंग की भी जो डेफिनेशन है, जाहिर बात है अगर आपको 1 मिलियन लोगों को जान से मारना हो या उनको वहां से रिमूव करना हो, इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है? अच्छी नहीं, बेहतर है ऑब्वियसली वो जिसमें लोग खुद अपनी मर्जी से या उनको निकाल दिया जाए बजाय इसके कि उनकी जान ली जाए, तो वो ज्यादा बुरी चीज है। तो इतनी बड़ी वेरिएशन, एक तरफ 1 मिलियन लोगों का खून और दूसरी तरफ 1 मिलियन लोगों की जिंदगी, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्या लैंड इंसान की जानों से ज्यादा कीमती है? नहीं। सो आई थिंक दैट डेफिनेशन विल बी चेंज, लेकिन करंट डेफिनेशन के मुताबिक इसको एथनिक क्लेंजिंग ही कहते हैं। लेकिन एक और पॉइंट, पॉपुलेशन। अब एक पॉइंट इसके कहने से मैं मतलब जो पॉइंट हारिस भाई लेकर आए हैं, इससे मुझे एक और चीज़ समझ। तो 1947 में जो पार्टीशन हुआ, जहाँ लोगों को मूव किया गया, जहाँ पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, व्हाट वाज दैट? वो भी तो एथनिक क्लिनजिंग थी। मुसलमान भी मारे गए, सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, लाखों इधर से उधर चले गए, लाखों मारे गए। मैं दोनों साइड की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ। लाखों मुसलमान भी मारे गए, लाखों सिख मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए, मैं हर तरफ की बात करता हूँ। मारे तो दोनों तरफ से गए लोग, लाखों लोग इधर से उधर से भी इधर आए, इधर से भी उधर गए। ये भी तो एथनिक क्लेंजिंग हुई। और ये किसकी वजह से हुई? भारत के उन मुसलमानों की वजह से हुई जिन्होंने बंटवारा मांगा, जिन्होंने कहा कि हमारा 2 कौमी नजरिया है, हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ। तो इस 2 कौमी नजरिए ने एथनिक क्लींजिंग कराई कि नहीं कराई 1947 में? तब यूएन नहीं था, तब लोगों को बात ये समझ में नहीं आई होगी। पॉपुलेशन एक्सचेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानियों ने बड़े खुशी से, मुसलमानों ने बड़ी खुशी से पॉपुलेशन एक्सचेंज की। यहां से कितने मिलियन लोगों को पंजाब से निकाल के इंडिया भेज दिया और वहां से मिलियन लोगों को इंडिया से निकाल के इधर ले आए। ये पॉपुलेशन एक्सचेंज था, या इसको एथनिक क्लेंजिंग बोला जाए, लेकिन उसको एथनिक क्लेंजिंग नहीं वो बोलेंगे। डिफरेंस क्या है? वो अपनी मर्जी से उन्होंने किया। नहीं, बहुत सारे पंजाब के लोग थे वो नहीं खुश थे, उन्होंने अपनी मर्जी। क्या रेफरेंडम हुआ था? किसी का कोई रेफरेंडम नहीं था हुआ। आपको फैसला लिया ऊपर ब्रिटानिया ने, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कहने पे इंडिया को डिवाइड करने के चक्कर में उन्होंने कहा हाँ भैया ये करना, ये फैसला हमारा। तो दे हैड टू एक्सेप्ट इट। उन्होंने भी एंड में, अगर इंडिया ने भी एंड में माना, वो अंडर जुरेस ही माना ना। उनकी खुशी तो नहीं थी कि इंडिया मुल्क को काटा जाए। अगर अब मैं टाइम मशीन में वापस चला जाऊं तो मैं तो सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा पाकिस्तान के बनने का। क्या मिला आपको? तो एनीवे द पॉइंट इज कि ये डेफिनेशन चेंज होगी। ये बागड़े बिल्ले जो बड़ी खुशियां मना रहे थे, ओ हम जीत गए, हम जीत गए, ए लैला हुन ए हैगी ताड़ी जी। और इस वक्त प्रेशर ट्रंप ने डाला हुआ मिस्र और उर्दन के ऊपर के ये 1.8 मिलियन जो फलस्तीनी हैं, इनको आप ले लो। उन्होंने फिलहाल इनकार किया लेने से, लेकिन ट्रंप की अभी 2-3 दिन पहले एक स्पीच थी, उसने कहा था दे विल टेक इट। और जो प्रेशर है ट्रंप की, जो छड़ी, कैरेट एंड स्टिक का जो फॉर्मूला ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, वो ये कि उसने अभी यूएस एड, सारे मुल्कों की एड कैंसिल कर दी सिवाय इसराइल और इजिप्ट के। तो वो इजिप्ट को यही डंडा देगा कि मैंने तुम्हारी एड कैंसिल कर देनी है और टैरिफ भी लगा देने हैं, सैंक्शंस भी लगा देनी है, इन लोगों को लो। तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इजिप्ट और जॉर्डन लेंगे। ये ट्रंप ने मल्टीपल दफा ये बात कही है। अब क्या ये लेंगे नहीं लेंगे, विल हैव टू सी, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है ये नामुमकिन है। लेकिन ट्रंप ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी थी अगर उसको इस बात का यकीन ना हो कि ये गजा के लोग जो है ये इनको धकेल देगा या तो इजिप्ट में या उर्दन में। सो यू नो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स के रेडिकल सोल्यूशन आपको चाहिए, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, विल सी कि ये कैसे पैन आउट होगा। लेकिन ये मोमेंट जो बड़ी खुशियां मना रहे थे ना, बस अब क्या कहा जाए इनके बारे में। अब जरा वो पंजाबी में कहते हैं हुन होर चुप हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया। और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा फैसला है और ट्रंप ने अगर बोला है तो वो करेगा। ट्रंप ने बोला इलीगल माइग्रेंट्स भगाएंगे। देखो आए ना, इंडियंस को चेनों में जकड़ कर भेजा है उसने। और ये शर्म वाली बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो इल्लीगली गए हैं। वो इंडियन ही हैं तो क्या हुआ? अगर वो इल्लीगल गए हैं तो उन्होंने काम तो गैर कानूनी किया है, और जब आप काम गैर कानूनी करोगे तो आपको इसकी सजा मिलेगी। और वो अमेरिकन सॉइल पे हुआ है तो अमेरिका ने सजा दी, आपको चेनों में जकड़ कर। और ये इंडियन ही हैं तो क्या हुआ? अगर वो इल्लीगल गए हैं तो उन्होंने काम तो गैर कानूनी किया है, और जब आप काम गैर कानूनी करोगे तो आपको इसकी सजा मिलेगी।
भेजा वापस। तो ये भारत के लोग समझे, खासकर पंजाब और उधर के इलाके के लोग जो डंकी लगाकर बाकी काम करके किसी भी तरह से कनाडा और अमेरिका और इधर बच्चों को भेज देते हैं, वो समझे कि ये काम नहीं करना है। भेजना है तो लीगल तरीके से भेजिए, वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, वीजा मिले तो भेजिए, वरना यही हाल होगा। और ऐसा होना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। आपने गलती की है, चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो, मैं इसके पक्ष में हूं कि गलती की है तो इसकी सजा मिले, और इससे दूसरों को सबक मिलेगा कि इलीगली नहीं भेजना है, लीगली भेजो। इलीगल भेजने में पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, जान का खतरा होता है, कितने लोग मर गए हैं, बाद में ये डिपोर्टेशन का खतरा लटकता है। भाई प्रॉपर चैनल से भेजिए, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ भेजिए, बिल्कुल भेजिए। दूसरी बात कि देखो, गाजा पट्टी तो अब गई, फिलिस्तीन के हाथ से गाजा पट्टी चली, ये मान न लो, ये हो गया। आपको याद है बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत पहले, लड़ाई के कुछ महीने बीतने के बाद उन्होंने कहा था कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल की सेना वहां पर रहेगी और वो मैनेज करेगी वहां पर लोगों को। अब याद है आपको कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में रहेगी, वो मैनेज करेगी, और वही प्लान देखिए अब हो रहा है। मित्र देश और ज्यादा ना भड़कें तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम मत रहना, हम रह लेंगे वहां पे, हम तुम्हारे प्रॉक्सी के रूप में काम करेंगे, सारी चीजें तुम्हारी मानी जाएंगी, तुम्हारे हिसाब से काम होगा, बस दिखाने के लिए हम रहेंगे वहां पर। तो गाजा पट्टी तो गया। याद है आपको फरीद ज़कारिया, जो CNN के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं या थे, मतलब CNN में है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, फरीद ज़कारिया ने कहा था कि फिलिस्तीनी लीडर्स ने हर बार इजराइल के द्वारा दिए गए 2 स्टेट के प्रस्ताव को नकारा था। आज हालत यह है कि अब धीरे धीरे इजराइल बढ़ता जा रहा है। अगर इन्होंने उसी वक्त मान लिया होता 2 स्टेट, तो आज इजराइल भी शायद सुकून से होता और फिलिस्तीन भी सुकून से होता। सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. तो इजरायली तो तैयार थे, फिलिस्तीन लोगों को लगा नहीं, हम तो पूरा चाहिए, पूरा लेंगे, पूरा। अब हो रहा है पूरा। गाजा पट्टी भी गया, उधर वेस्ट बैंक का गोलन हाइट्स तो गया ही गया, ये भी चला गया। कल को फिर कोई लफड़ा करेंगे तो वेस्ट बैंक भी चला जाएगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। और क्या उखाड़ लिया किसी ने इजराइल का, बता दो। 40,000 से ऊपर मार दिए। चलिए वो डेटा हमास का दिया हुआ है, ना तो 20,000 तो मार दिए होंगे। एक जिद की वजह से, हमास की जिद की वजह से जो काम हुआ 7 अक्टूबर को, 1100 मारे आपने उनके, उसके बदले आपने 40,000 गंवाए हैं। ना 40,000 तो 20,000 तो गंवाए ही गंवाए। आप सोचो कितना महंगा पड़ा है। पूरा गाजा समतल हो गया, समतल। सोचो जरा, सोचना कभी ठंडे दिमाग से। तो इसीलिए को एग्जिस्टेंस में बिलीव करो, और खासकर क्या, मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूं मैं। साथ रहना, शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का ख्याल रखना। आप दूसरे का ख्याल रखोगे तो दूसरा भी आपका ख्याल रखेगा कि यार इससे फलाने को प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं करना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप करोगे ये काम नहीं करना, फलाने को प्रॉब्लम हो रही है, तभी हो पाएगा।
आप अगर ये कहो कि नहीं हम तो पता नहीं क्या हैं, हम ही करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तो भैया कोई किसी से कम नहीं है यहां पर, ये याद रखना। दोस्तों आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,